नमस्ते, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र दर्शन। इजराइल का बदलापुर तीसरे और अंतिम भाग में मैं आपका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर हमशरी को दिन भर घर में बंद करना मोसाद की एक चाल थी। 8 दिसंबर से पहले मोसाद का वो इटालियन पत्रकार डॉक्टर हमशरी से मिला, उसका इंटरव्यू लिया। दरअसल वो ये जानना चाहता था कि उसके घर में कितने कमरे हैं, कितने लोग हैं, उसका टेलीफोन कहाँ है। उसकी पत्नी और एक बेटी भी थी। जब उसने डॉक्टर हमशरी का इंटरव्यू लिया तो बीच में कहा कि मैं आपका टेलीफोन इस्तेमाल करना चाहता हूँ। डॉक्टर हमशरी ने कहा कि हॉल में राइट साइड की टेबल पर टेलीफोन रखा है। वो टेलीफोन के पास गया, उसने उसका मॉडल नंबर और साइज अपनी डायरी में नोट कर लिया। एक दिन मौका देखकर मोसाद के एजेंट उसके घर में घुस गए और उसके टेलीफोन में सेमटेक्स नामक एक एक्सप्लोजिव छिपा दिया। डॉक्टर हमशरी को जो कॉल आया था वो उसके सामने वाली जो बिल्डिंग थी उसके पास ही टेलीफोन जंक्शन बॉक्स था, उससे वो कॉल जोड़ा था। पहला कॉल आया, उसकी बेटी ने उठाया और मोसाद के उस एजेंट ने कट कर दिया। दूसरा कॉल आया, वो भी उसकी बेटी ने उठाया। फिर उसने वो कॉल अपने बाप को डॉक्टर हमशरी को दिया। उसने भी हेलो कहा, पीछे से कोई आवाज़ नहीं है और फ़ोन कट हो गया। तीसरी बार जो फ़ोन आया वो आखिरी था। डॉक्टर हमशरी की बेटी घर से जा चुकी थी। तीसरा और आखिरी कॉल आया, डॉक्टर हमशरी ने फ़ोन उठाया और हेलो कहा। पीछे से आवाज़ आई, डॉक्टर हमशरी? तो उसने कहा, जी हाँ, आप कौन? थोड़ी देर के बाद एक ज़ोर का धमाका हुआ और डॉक्टर हमशरी का खेल भी ख़त्म हो गया। इसके बाद बारी थी हुसैन अली बशीर की, जो साइप्रस के पाटनिकोसिया शहर में छिपा था। केजीबी के संपर्क में रहने के लिए उसने ये स्थान चुना था। वो उस शहर के ओलंपिक होटल में रह रहा था। मोसाद ने उस पर दिन भर नज़र रखी, वो कब आता है कब जाता है, उसकी आदतें कैसी है। 25 जनवरी 1973 वो रात उसके जीवन की अंतिम रात थी। दिन भर के काम निपटा कर वो अपने कमरे में, होटल के कमरे में आया, अपने कपड़े वगैरह बदले और बिस्तर पर लेट गया। उसके कमरे के पास कमरे के सामने एक बिल्डिंग थी जिसमें बैठकर एक आदमी उस पर नज़र रख रहा था। उसने एक रिमोट का बटन दबाया और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके की आवाज़ से पूरा ओलंपिक होटल हिल गया। इस धमाके की वजह से हुसैन अली बशीर के इतने टुकड़े हो गए कि वो पहचान में नहीं आया। मोसाद की हिट लिस्ट पर अगले नाम थे कमाल अदनान, कमाल नासर और मोहम्मद नज़र। ये तीनों लेबनान की राजधानी बैरूत में छुपे थे। लेबनान जो देश था वो इसराइल का जानी दुश्मन था और आतंकवादियों को आश्रय देने वाला देश था, जैसे हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। 10 अप्रैल 1973 इसराइल के हैफा बंदर से एक मिसाइल बोट निकली और इस बोट पर मोसाद के गुप्तचर और कमांडोज थे। और इस ऑपरेशन, उन तीनों को मारने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करना ज़रूरी था। इसलिए इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन स्प्रिंग टाइम ऑफ यूथ, ऐसा उसको नाम दिया गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे एहूद बाराक और जोनाथन नेतन्याहू, जो इसराइल के विद्यमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई थे। इनके बारे में भी फिर कभी आपको मैं बताऊंगा। 10 अप्रैल की रात को हाइफा बंदर से मिसाइल बोट निकली। इस बोट पर 2 छोटी पावर बोट्स थी। इस ऑपरेशन में करीब 40 लोगों ने भाग लिया था। मोसाद की और 3 यूनिट बनाई थी इस काम के लिए। मोसाद की यूनिट ने अपना अगला सफ़र उस पावर बोट से ही तय किया। 7 घंटे का सफ़र करने के बाद उनकी बोट बेरूत के समुद्र में दाखिल हुई और जैसे ही वो बेरूत के किनारे पर पहुंची, उस पावर बोट का इंजन बंद कर दिया ताकि किनारे पर घूमने वाले लोगों का इस पर ध्यान न जाए। ऐसा करना भी आवश्यक था क्योंकि वह बहुत सारी भीड़ होती थी। उन्होंने अपना इंजन बंद कर दिया और मोसाद के गुप्तचर और इजराइल के कमांडो पर्यटकों के वेश में थे और कुछ कमांडो जो थे वो महिलाओं के कपड़ों में थे। ये सारे 40 लोग निकल गए। बेरूत में गाड़ियों का पहले से ही प्रबंध किया था और यह काम उन लोगों ने किया था जो बेरूत में पहले ही दाखिल हो चुके थे। मोसाद के गुप्तचर बेरूत में लंदन, रोम, पेरिस शहर से घुस गए थे। उनके पास इंग्लैंड, इटली, फ्रांस देशों के पासपोर्ट थे। किसी को संदेह नहीं हुआ और उनका काम भी बड़ा आसान हो गया। और लेबनान में जो बिल्डिंग थी, 2 बिल्डिंग आमने सामने थी जिसमें कमाल अदनान, कमाल नासर और मोहम्मद नज़र छिपे हुए थे। इन तीनों को मारने का काम पहली यूनिट को करना था, मतलब पहली 2 यूनिट को करना था। ये 2 यूनिट्स अलग अलग रास्तों से चलने लगे और तीसरी यूनिट का जो काम था, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और जोखिम भरा था, वो ये था कि बेरूत में जो पीएलओ का जो हेडक्वार्टर था, ये 6 माले की बिल्डिंग थी, उसको नेस्तनाबूद करना, ये उनका काम था। ये काम उतना आसान नहीं था, काफ़ी खतरा था इस काम में। इस बिल्डिंग की रचना, आसपास का इलाका, उसका नक्शा,
इन सब का सेट बनाकर मोसाद के गुप्तचर और इजरायली कमांडोज ने पूरी तरह से प्रैक्टिस की थी, इसलिए इस मिशन के फेल होने की संभावना बहुत ही कम थी। आतंकवादियों की बिल्डिंग पर पुलिस का पहरा देखकर महिला वेश में छुपे एहुद बैराग ने सोचा कि इस मुहिम को अब त्याग देना चाहिए। तभी उनके बॉयफ्रेंड बने जोनाथन नेतन्याहू उनके साथ चलने लगे और उन्होंने अपना विचार झटक दिया। और अंदर जब वो जब गेट पर पहुंचे तो उन्हें देखकर पुलिस को उन पर संदेह नहीं हुआ। उन्होंने उनको नज़रअंदाज किया और उनका खतरा टल गया। ये 2 यूनिट्स बिल्डिंग के अंदर घुस गई और कमाल नासर जिस कमरे में छुपा था उस कमरे का दरवाज़ा डायनामिट से उड़ा दिया। आवाज़ से डरकर कमाल नासर दूसरे कमरे में चला गया। मुकी बेजर ने उसके कमरे का दरवाज़ा मशीन उजी नामक एक मशीन गन थी उसकी गोलियों से तोड़ दिया। जैसे ही वो सामने आया उसे भी गोलियों से छल्ली कर दिया। दूसरी बिल्डिंग में छुपे कमाल अदनान और मोहम्मद नज़र को यहूदी बाराक ने भी जहन्नुम भेज दिया। गोलीबारी और डायनामाइट के धमाके की आवाज़ सुनकर लेबनानी पुलिस सावधान हो गई। वो बिल्डिंग के अंदर घुसने लगी। तभी कार में बैठे मोसाद के गुप्तचरों ने उन पर गोलियां चलाई। लेबनानी पुलिस उनके साथ भिड़ गई। ये सारा ऑपरेशन खत्म करके ये दोनों यूनिट्स बिल्डिंग के बाहर आई। जैसे ही वो बाहर आई इन गुप्तचरों ने गाड़ियां तेजी से भगाई और वो चारों गुप्तचर भागती हुई गाड़ियों में घुस गए। गाड़ी इतनी तेजी से भागी कि लेबनानी पुलिस उन्हें को पकड़ नहीं पाई। ये सब चल रहा था तभी तीसरी यूनिट क्या कर रही थी। उनका काम था पीएलओ का जो हेडक्वार्टर मतलब ब्लैक सितंबर का जो हेडक्वार्टर बना था उसको नेस्तनाबूद करना था। और ये जो बिल्डिंग थी ये 6 माले की बिल्डिंग थी और इसको अंदर घुसना और आतंकवादियों से मुकाबला करना उतना आसान नहीं था। तो क्या करना चाहिए था, तो इस बिल्डिंग को डायनामाइट से ही उड़ा देना चाहिए था। इस बिल्डिंग को गिराने के लिए जो एक्सप्लोजिव चाहिए थे उसे बनाने का काम दिया था मेजर एमनॉम शाहक को। ये मेजर शाहक जो थे वो एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट थे। उन्होंने इस बिल्डिंग को गिराने के लिए डायनामाइट बनाए और मोसाद की ये कमांडो तीसरी यूनिट जो कमांडो की थी वो उनके डायनामाइट लेकर उस बिल्डिंग के पास आई और उन्होंने जगह जगह पर वो डायनामाइट लगाए और उस बिल्डिंग से काफ़ी दूरी पर आए, करीब 300 मीटर की दूरी पर। और जैसे ही वो दूर हुए उन्होंने रिमोट का बटन दबाया। धमाका इतना ज़ोरदार था कि उसकी आवाज़ 10 किलोमीटर दूरी पर भी पहुंच गई। इस धमाके में करीब 100 के पास आतंकवादी मारे गए थे और ये सारा ऑपरेशन करीब 10 मिनट के अंदर ही निपटा दिया। 40 में से 38 लोग सही सलामत अपने देश के लिए रवाना हुए और बाकी जो 2 कमांडो थे उनका क्या हुआ, उनके बारे में कहीं कुछ पता नहीं चला। उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, ये मानने की सिवा और दूसरा कोई उपाय नहीं था। म्यूनिक हत्याकांड का जो प्रमुख सूत्रधार था अली हसन सलामेह, वो अपने बाकी साथियों के तुलना में बहुत भाग्यशाली था। वो बहुत लंबे समय तक मोसाद से बचा रहा। मोसाद को जानकारी मिली कि सलामेह नॉर्वे देश के लिलीहैमर शहर में एक होटल है, वहाँ पर वह आने वाला है। वहाँ पर 6 लोगों की यूनिट भेज दी जिसमें 2 औरतें भी थी। दुर्भाग्य तो ये था कि इन 6 में से किसी ने भी सलामेह को ठीक से नहीं देखा था। अलग अलग कोने से सलामेह की तस्वीरें ली गई थी, इसलिए उनको पूरा विश्वास था कि सलामेह अगर सामने आया तो वो उसे पहचान लेंगे। उन्होंने ब्लैक सितंबर का एक आतंकवादी जो सलामेह के साथ काम करता था उसे गिरफ्तार किया था ताकि वो सलामेह को पहचान सके। इसलिए ये यूनिट उस आतंकवादी को भी अपने साथ ले गई। वो एक होटल में बैठकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही एक नौजवान सामने आया उस आतंकवादी ने कहा यही सलामेह है, तो उन्होंने उसे घेर लिया और बिना कुछ कहे बंदूकें निकाली और उस पर गोलियां चलाई। जो मरा वो वाकई सलामेह था, मोसाद के दुर्भाग्य से नहीं। वो मोरक्को के शहर का एक नौजवान था जो नॉर्वे के एक होटल में वेटर का काम कर रहा था। उसका दोष बस इतना ही था कि उसका चेहरा सलामेह से मिलता था। इसी का फ़ायदा उठाकर उसके साथी ने मोसाद के आंखों में धूल झोंक दी थी। लेकिन ये चूक मोसाद को बहुत भारी पड़ी। नॉर्वे की पुलिस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी। इन 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 6 में, और इन पर अभियोग भी चला। इजराइल सरकार से उन्होंने जवाब मांगा और इस अभियोग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रसिद्धि मिली थी। इस अभियोग में एक को निर्दोष मुक्त किया और बाकी 5 को 5 वर्ष का कारावास हुआ। इस चूक के कारण सलामेह 6 साल तक जीवित रहा। वो 6 साल तक जिया, इसका मतलब ये नहीं कि मोसाद ने उसे अपने रडार से ज़रा भी हटने दिया। वो 6 साल से उस पर नज़र रख रहे थे, बस मोसाद को सही समय की तलाश थी। वो दिन आया 22 जनवरी 1979। सलामेह लेबनान की राजधानी बेरूत में छुपा था। इस बार उसे बड़ी क्रूरता से और नाट्यमय तरीके से मारना था और उसके दिन भर उस पर नज़र रखने के बाद उसे गोली से मारना तो लगभग नामुमकिन ही था। अब एक ही रास्ता था, उसे सिर्फ धमाके से ही मारा जा सकता है। सलामेह को मारने के लिए हेक्सेन नामक एक्सप्लोजिव चुना जो डायनामाइट से 5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था।
6 किलो का हेक्सिन लेकर इसराइल की नौसेना समुद्र के रास्ते से बेरूत के किनारे पर दाखिल हुई और ये 6 किलो का एक्सप्लोजिव स्टेशन वैगन नामक एक गाड़ी में छुपाया था। और वो गाड़ी वो स्टेशन वैगन बेका स्ट्रीट नाम के रोड पर पार्क की, जिस पर सलामिया का आना जाना लगा रहता था। इस काम के लिए 2 यूनिट बनाई गई थी। एक यूनिट का काम था सलामिया पर नज़र रखना और दूसरी यूनिट जो थी वो स्टेशन वैगन से 300 मीटर दूर एक कार में बैठी थी जिनके पास एक रिमोट कंट्रोल था। सलामिया अपनी शेवरोले कार में 3:45 को निकल गया। उसके साथ उसके 4 बॉडीगार्ड्स भी थे। जैसे ही उसकी गाड़ी स्टेशन वैगन के पास आई, उस कार से 300 मीटर की दूरी पर बैठे मोसाद के गुप्तचरों ने रिमोट का बटन दबाया। जैसे ही बटन दबाया, एक धमाका हुआ। इस धमाके में उसके 4 बॉडीगार्ड तो मर ही गए, उसके साथ सलामिया भी टुकड़े टुकड़े होकर किश्तों में बिखर गया। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते वो मर गया। अंतिम सूत्रधार था अबू दाऊद। ये अपने साथियों की तुलना में बहुत चतुर था। उसने देखा कि मोसाद के गुप्तचर पूरी दुनिया में घूमकर म्यूनिख के हत्यारों को बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए उसने इराक का नागरिकत्व लिया और वहाँ शकीर मेहदी के नाम से वो रहने लगा। वो पोलैंड की राजधानी वॉर्सा में विक्टोरिया इंटरनेशनल नामक एक होटल में छिपा था। केजीबी ने उसे सुरक्षा प्रदान की थी। 1 दिसंबर 1981 वो कैफे कैनालिटो में बैठकर कॉफ़ी पी रहा था। तभी उसके सामने एक वेटर आया। उसने उसे कुछ नहीं कहा, बस अपनी बंदूकें निकाली और उस पर गोलियां चलाई। इस हमले में वो बच गया। 2005 में विश्वविख्यात निर्देशक स्टीवन स्पिलबर्ग ने म्यूनिक नामक एक फिल्म बनाई जो इस हत्याकांड पर आधारित थी। उस पर बयान देते हुए उसने कहा कि जो कुछ हुआ उसका मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं है। मैं माफ़ी मांगूंगा, ऐसा आप सोच रहे तो आप सपना देख रहे। 2010 में किडनी फेल होने की वजह से अबू दाऊद मर गया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो सीरिया में रह रहा था। म्यूनिक हत्याकांड में प्रत्यक्ष भाग लेने वाले अदनान अल गैशी, जमाल अल गैशी, मोहम्मद सदफी, इन तीनों में से अदनान और मोहम्मद कब, कहाँ, कैसे मरे कोई नहीं जानता। जमाल अल गैशी के जीवित या मृत होने की कोई वार्ता नहीं है। मोसाद का ये ऑपरेशन करीब 16 साल तक चला। इसमें ब्लैक सितंबर के 35 आतंकवादी मारे गए। ऑपरेशन की वजह से पीएलओ की कमर टूट गई। मेजर एहूद बाराक आगे चलकर इसराइल के सेनापति हुए, फिर रक्षा मंत्री और अंत में प्रधानमंत्री बने। ब्लैक सितंबर का अस्तित्व आज पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उसके पुनर्रचना या कार्यरत होने की कोई संभावना नहीं है। इस ऑपरेशन के दरमियान कुछ बेकसूर लोगों की जानें भी गई, जिसके कारण इसराइल और मोसाद को काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी। फिर भी इसराइल ने अपने देश से आतंकवाद को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। उन्होंने अपने हर ऑपरेशन में, जैसे अबू दाऊद का खात्मा हो या एडोल्फ आइकमन का अपहरण, ऑपरेशन थंडरबोल्ट हो, हर ऑपरेशन में उन्होंने यही संदेश दिया, तुमने अगर हमारे लोगों को मारा तो हम भी तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। आतंकवाद को कैसे ख़त्म किया जाए यह हमें इसराइल से ही सीखना चाहिए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। मैं आपको सुनाऊंगा सरदार भगत सिंह वीर सावरकर के अनुयायी। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। जय हिंद।